नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई कक्षा लेकर, जो कि क्लास NCERT की क्लास होगी, जो कि क्लास 6 के साइंस का अध्याय 9 है। क्लास 8th तक यानी कि अध्याय 9 तक हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं उसके वीडियोस को अपने इस YouTube चैनल पे। तो यदि आपने उसे नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है और किस चीज़ के बारे में हमें जानकारी हासिल करनी है। तो NCERT साइंस क्लास 6 का जो अध्याय 9 है वह सजीव विशेषताएं एवं उसके आवास के बारे में है। यानी कि मुख्य रूप से हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं सजीवों के बारे में, कि सजीवों की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, यानी कि ऐसे कौन कौन से उनके अंदर क्रियाएं होती हैं जिनके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि कोई चीज़ सजीव है या फिर नहीं। और साथ में हम उनके आवास के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आवास के बारे में। तो आवास का मतलब यहाँ पे ये नहीं हुआ कि आदमी ईंटे का घर बना के रहता है या फिर चिड़िया अपने घोंसले में रहती है, इस प्रकार की चीज़ें नहीं। आवास का मतलब यहाँ पे है कि एक प्रकार का परिवेश, यानी कि जहाँ वह स्थान जिस पे वह निवास करते हैं, कोई भी जानवर या कोई भी जीव जहाँ निवास करता है, वह स्थान किस प्रकार से है, वह प्राकृतिक रूप से किस प्रकार का निवास स्थान है, इस पे हम चर्चा करेंगे। ना कि वह खुद के द्वारा बनाया गया निवास के ऊपर हम बात करेंगे कि पक्के मकान या कच्चे मकान, इसकी बात नहीं करने वाले हैं। हम मुख्य रूप से ये जानने का प्रयास करेंगे कि कोई जीवन यदि कहीं मौजूद है, किसी प्राकृतिक क्षेत्र में या फिर किसी पर्यावरण में कोई जीवन मौजूद है, तो उसका क्या कारण है कि वो वहाँ पे मौजूद है और किस प्रकार का परिवेश है और किस प्रकार के जीवन वहाँ पे निवास स्थान वो करते हैं, किस प्रकार के जीवनों का वहाँ पे निवास स्थान है। तो इसी के संदर्भ में हम सबसे पहले जो है इसका हेडिंग है, देखिए, सजीव एवं उसका परिवेश जानेंगे। फिर हम आवास एवं अनुकूलन के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम बात करेंगे हमारे आसपास के जीव, जिसमें हम मुख्य रूप से सजीव की विशेषताएं जानेंगे कि यदि हम ये जानना चाहें कि कोई वस्तु सजीव है या निर्जीव है तो उसके क्या पहचान हो सकते हैं, कौन से तरीके हो सकते हैं पहचानने के, उस पर हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सजीव एवं उनके परिवेश के बारे में। परिवेश का मतलब ये कि जहाँ वो रहते हैं, जहाँ पे वह निवास स्थान करते हैं, या उस आसपास के क्षेत्र का किस प्रकार से माहौल है, वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, यही परिवेश कहलाता है। परिवेश को समझना है तो यदि हम रेगिस्तान की बात करें, तो जब आप रेगिस्तान में जाएंगे तो वहाँ पे कुछ विशेष प्रकार के जानवर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हर तरह के जानवर जो सामान्य अवस्था में सामान्य भूमियों पे या फिर जो समान समतल भूमि पे पाए जाते हैं वो वहाँ पे मौजूद नहीं हो सकते हैं। वहाँ पे एक विशेष प्रकार के जानवरों को आपको देखने को मिलेगा, यानी कि वहाँ पे एक अलग प्रकार का परिवेश है जहाँ पे वह निवास स्थान उनका बना हुआ है। इसी प्रकार से यदि हम ध्रुवीय क्षेत्रों पे चले जाएं या फिर पर्वतीय क्षेत्रों पे चले जाएं जहाँ पे हिमपात होता है, तो वहाँ पे आपको ऊँट देखने को नहीं मिलेगा। और क्यों नहीं मिलेगा भाई, वहाँ पे भी तो जीवन मौजूद है, वहाँ पे भी तो लोग हैं, लेकिन वहाँ का जो परिवेश है वो ऊँट के लिए सही नहीं है। यानी कि वहाँ के हिसाब से ऊँट सही नहीं है, वो ऊँट वहाँ पे जीवित नहीं रह सकता है, इसलिए वहाँ पे ऊँट की मौजूदगी नहीं देखेंगे। वहाँ पे आप बहुत सारे स्नो लेपर्ड देख सकते हैं, आप ध्रुवीय भालुओं को देख सकते हैं जो सफ़ेद रंग के होते हैं, मोटे तगड़े बहुत, मतलब आप बहुत सारे ऐसे जानवरों को देख सकते हैं जो किसी बर्फीले क्षेत्र में रहने के लिए या फिर ठंडे क्षेत्र में रहने के लिए वहाँ के लिए अनुकूलित हैं। केवल वही जानवर आप लोग को दिखाई देंगे। इसी प्रकार से हम यदि चले जाएं कहीं समुद्र तट के किनारे, वहाँ पे भी हमें अलग प्रकार के जानवर देखने को मिलेंगे, कुछ अलग प्रकार के जीव, जैसे केकड़े हो गए या फिर कुछ मछलियाँ वहाँ पे दिखाई देंगी। मतलब जो समुद्र या फिर जल में रहने वाली चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिलेगी। और यह केवल जानवरों के बारे में ही बात नहीं है। यहाँ पे हम जब बात करते हैं तो वो हम जानवरों के बारे में बात करते ही हैं और साथ में ही हम पादपों के बारे में भी बात करते हैं। यानी कि वहाँ के पादपों को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो वो भी आप लोग को नज़र
अलग ही आएगा। मतलब वहाँ पे भी अलग ही किस्म के पादप पाए जाते हैं। जैसे कि आप रेगिस्तान में चले जाएंगे तो वहाँ पे कुछ अलग प्रकार के पौधे आपको देखने को मिलेंगे, कुछ कटीले या छोटे झाड़ी किस्म के जिसमें बहुत सारे पत्ते आपको देखने को नहीं मिलेंगे, तो वहाँ पे कुछ अलग प्रकार के पौधे होंगे। यदि आप पर्वतीय क्षेत्र पर चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको शंखाकार पौधे देखने को मिलेंगे। यानी कि पेड़ों का भी जो परिवेश है वह अलग अलग है। तो यही होता है सजीव एवं उनका परिवेश। यानी कि कोई सजीव यदि किसी स्थान पे मौजूद है तो उनके जो परिवेश होते हैं, वहाँ के जो रहने सहने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। और अलग अलग जानवर अलग अलग किस्म के परिवेश में ही जीवित रह पाएंगे, क्योंकि उन्होंने खुद को अपने हिसाब से उसे ढाला है, जिसे हम आगे पढ़ने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे हेडिंग है अनुकूलन। तो चलिए हम चलते हैं। ऐसे हो गया लगभग ये कंप्लीट हमारा। और अब बात करते हैं हम आवास एवं अनुकूलन की। आवास एवं अनुकूलन, तो जैसा कि मैंने बताया कि एक प्रकार का परिवेश होता है किसी जानवरों के रहने के लिए। और वो परिवेश किस प्रकार से बनता है, वह परिवेश बनने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होता है जानवरों के अंदर अनुकूलन होना चाहिए। यानी कि जीव के अंदर अनुकूलन होना चाहिए उस आवास में। यानी कि जिस स्थान पे, जिस आवास पे कोई जीवन मौजूद है तो उस जीवन के अंदर अनुकूलन आना चाहिए, वहाँ के हिसाब से रहने के लिए, वहाँ के तापमान को या फिर वहाँ के मौसम को सहने के लिए। चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम आवास की। तो सामान्य रूप से आवास जो मिलते हैं प्रकृति में वो मुख्य रूप से स्थलीय आवास होते हैं और जलीय आवास होते हैं। स्थलीय आवास में हम मुख्य रूप से वन हो गया, घास के मैदान हो गए, मरुस्थल हो गए, पर्वतीय क्षेत्र हो गए, तटीय क्षेत्र हो गए, ये सब देखिए ऊपर मौजूद है। यानी कि मतलब धरती पे मौजूद है। ये मुख्य रूप से स्थल के सभी आवास हैं ये। और धरती पे जो एक और आवास होता है, हमारे पृथ्वी पे जो एक और आवास पाया जाता है वह जलीय आवास होता है। यानी कि जल के अंदर जो जीवन मौजूद होता है, जो जीव जंतु जल के अंदर मौजूद होते हैं वो जलीय आवास में ही निवास करते हैं। यानी कि उन स्थानों को हम जलीय आवास कहते हैं। यानी कि जैसे कि जलाशय हो गया, दलदल हो गया, झील हो गया, नदियाँ हो गई, समुद्र हो गई, ये सब जलीय आवास में आते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं अनुकूलन किसे कहा जाता है। तो जब हम देखेंगे, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे स्थलीय आवास में ही वन, घास के मैदान, मरुस्थल, पर्वतीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, वैसे ही जलीय आवास में जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ, समुद्र। तो यहाँ पे जब आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे जो जीवन है, यानी कि जो जीव हैं वह अलग अलग किस्म के हैं, वह बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न हैं। वह किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो जो आवास उनका है, चाहे वह जलीय आवास हो चाहे स्थलीय आवास हो, वहाँ का पर्यावरण किस प्रकार से है, वहाँ का मौसम किस प्रकार से है, या फिर वहाँ पे कौन कौन से घटक मौजूद हैं। उन घटकों के आधार पे ही वहाँ पे जो सजीव होते हैं वह जीवन यापन करते हैं। जैसे आप वनों की बात करें, सामान्य वन की बात करें या फिर घास के मैदान की बात करें, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे जो जानवर मुख्य रूप से दो प्रकार के जो जानवर पाए जाते हैं। एक तो आप शेर ले सकते हैं और दूसरा आप ले सकते हैं हिरन। उनके बनावट को देखिए आप, तो उनके बनावट किस प्रकार से हैं। उनके शेर के बनावट किस प्रकार से होते हैं। शेर के जो दोनों आँख होते हैं वो आगे की तरफ होते हैं, यानी कि फ्रंट में होते हैं। यानी कि वह दूर तक अपना शिकार देख सकते हैं। यदि कोई दूर, बहुत ज़्यादा दूर कोई शिकार खड़ा है तो वहाँ पे वो अपनी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें शिकार करना है और जीवन यापन करने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए उनके लिए शिकार करना बहुत आवश्यक है। तो उनके जो शरीर के जो बनावट है वह इसी प्रकार से ढला हुआ है। यानी कि उनका जो अनुकूलन है वह बिल्कुल फिट बैठता है किसी वन या फिर घास के मैदान में रहने के लिए। उनका शरीर जो होता है वो देखिए किस प्रकार से भूरे रंग का होता है, ताकि वह सूखी झाड़ियों या फिर सूखे घास में वह छिप सकें और शिकार के बिल्कुल नज़दीक जा सकें। उनके पंजे किस प्रकार के होते हैं, उनके दांत किस प्रकार के होते हैं। जैसे यदि आप हिरन को ले तो हिरन के दांत लगभग बराबर होते हैं, मतलब उसमें कोई भी ऐसा दांत नहीं होता है जो बहुत चुभने वाला फिर आगे निकलने वाला दांत, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन यदि आप शेरों को देखेंगे तो शेरों में एक अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं, उनके दांत भी बहुत मजबूत होते हैं। और साथ में यदि आप शेरों के पंजों की बात करें तो देखिए शेरों के पंजों में जो नाखूनें होती हैं वो बहुत ही अजीब होती हैं, वो बाहर की ओर निकली रहती हैं। और यदि किसी जानवर को वह पकड़ लेते हैं उससे, तो उस पंजे से छुड़ा पाना अपने जानवरों को
बहुत मुश्किल होता है। तो देख रहे हैं कि आप किस प्रकार से वो अनुकूलित है किसी वन या फिर घास के मैदान में रहने के लिए। और साथ ही यदि हम हिरन की बात करें, क्योंकि हिरन का शिकार करता है शेर, तो सभी हिरन मारे जाएंगे, लेकिन यदि वह बचाव नहीं कर पाएंगे अपना तो उनके अंदर भी कुछ बचाव के गुण होते हैं। जैसे कि उनके खड़े कान होते हैं, सीधे कान, जो बिल्कुल एकदम सतर्क होते हैं। यदि थोड़ा भी कहीं भी थोड़ा बहुत इधर उधर हिलता उलता है झाड़ी उड़ी में, तो बिल्कुल सतर्क हो जाते हैं और भागने के लिए तैयार हो जाते हैं। शेर से ज़्यादा तेज़ दौड़ पाएंगे हिरन। चीता वैसे बहुत तेज़ दौड़ता है, लेकिन बहुत अधिक दूरी तक नहीं दौड़ पाएगा। और सामान्य शेर की या बाघ की बात करें तो वो बहुत दूरी तक या फिर बहुत तेज़ नहीं दौड़ पाते हैं। इन्हें अपना शिकार जो होता है वो घात लगा के करना पड़ता है। तो इसीलिए जो हिरन होते हैं उनके कान बहुत सीधे और बहुत सतर्क होते हैं, ताकि वो कोई भी आहट पाते ही तुरंत सतर्क हो जाते हैं, उनके कान खड़े हो जाते हैं और वो भागने के लिए तैयार हो जाते हैं। और साथ में जब उनके आँखों का बनावट आप देखेंगे तो उनकी आँखों की बनावट शेर की तरह नहीं होती है। जहाँ शेर की आँखें बिल्कुल सामने की ओर होती है हम लोगों की तरह, तो हिरन के जो आँखों की बनावट होगी वो आपको थोड़ा सा बगल में दिखाई देगी। बगल का मतलब ये है कि वो अपने आसपास नज़र रख पाएँ। जब वो घास चर रहे हों तो सीधा देख के क्या करेंगे, वो आसपास नज़र बनाए रखें, ताकि कोई भी आहट उन्हें मिले या फिर कोई भी ऐसा खतरा उन्हें नज़र आए तो वह तुरंत रफू चक्कर हो सके वहाँ से। तो इसी प्रकार का अनुकूलन कहा जाता है। वैसे हम बात करें तो मरुस्थलीय स्थानों की भी आप बात कर सकते हैं। मरुस्थल में देखिए किस प्रकार से ऊँट का जो शरीर आप देखते हैं, तो ऊँट का किस प्रकार का शरीर अनुकूलित रहता है किसी मरुस्थल में रहने के लिए, वो भी आप देख सकते हैं कि उसके लंबे लंबे टांग होते हैं, ताकि उसका शरीर जो होता है वो नीचे से उठने वाले तापमान से, जो गर्मी नीचे से उठती है, जो रेत से परावर्तित होती है गर्मी, उससे उसका बचाव हो सके। और साथ में ही उसके जो पैर होते हैं वो बहुत ही गद्देदार होते हैं नीचे से। उनकी जो खूर होती है बहुत गद्देदार होती है, जिससे कि उन्हें बालू में चलने पे, रेत पे चलने पे आसानी होती है और वो उनके अंदर धंसती भी नहीं है। साथ ही हम बात करें तो उनके चमड़े की जो बनावट होती है वह इस प्रकार से होती है कि उसके अंदर से बहुत अधिक पसीना नहीं निकलता है। ऊँटों के शरीर से बहुत अधिक पसीना नहीं बाहर निकलता है, जिससे कि उनके अंदर जो भी जल की मौजूदगी रहती है उसका ह्रास नहीं हो पाता है और वो बहुत दिनों तक बिना पानी पिए ही रह सकते हैं। जैसे कि कुबड़ उनके ऊपर निकला रहता है, वहाँ पे एक हम्प निकला रहता है उनके पीठ पे, उसमें भी जल का जमाव होता है। वो क्यों है? अगर वह किसी ऐसे समुद्री इलाके फिर या फिर कहीं ऐसी जगह पे रहते जहाँ पे पानी बहुत अधिक मौजूद होता, तो हो सकता था कि उस कुबड़ का कोई काम ना होता, क्योंकि उन्हें पानी आसानी से मिल जाती है। लेकिन वह कुबड़ कहीं ना कहीं उस स्थान पे उन्हें अनुकूलित बनाता है रहने के लिए, इसलिए वह कुबड़ उनके लिए आवश्यक है। वहीं हम बात करें कुछ ऐसे जानवरों को भी जो मरुस्थल में रहते हैं, जिनके पास ना लंबे टांग हैं ना कुबड़ है, वो भी वहाँ पे निवास स्थान है उनका। जैसे कि चूहे हो गए या फिर सांप हो गया, वो तो बहुत छोटे जानवर हैं। अब वो गर्मी से कैसे बचते हैं? तो उन्होंने खुद को ढाला है उसके लिए। कुछ प्राकृतिक रूप से अनुकूलित होते हैं, कुछ जैसे जो प्राकृतिक रूप से अनुकूलित होते हैं वो भी बहुत सामान्य होते हैं अपने प्रारंभिक अवस्था में, और अनुकूलन में लगभग हजारों वर्ष का समय लग जाता है। हजारों वर्ष का समय लगता है, धीरे धीरे परिवर्तन आता है। लेकिन कुछ जानवर होते हैं जो उसी निवास स्थान पे कुछ इस प्रकार का जुगाड़ अपना कर लेते हैं जिससे कि वो वहाँ पे रह पाएँ। जैसे कि चूहे हो गए या फिर सांप हो गए। अब जानते हैं कि जैसे सांप तो अपना बिल नहीं बनाता है, वह चूहों के बिल में ही रहता है और सांप चूहों को मार के खाता है। तो चूहे जो होते हैं वह रेगिस्तान में यानी कि मरुस्थलीय स्थानों पे बहुत गहराई तक अपना बिल बनाते हैं, और जब दिन के समय मौसम बहुत गर्म होता है तो उसमें उसी बिल में सांप भी रहते हैं। मतलब सांप अलग बिल में रहता है, किसी चूहे का शिकार करके खा जाता है, फिर उसी के घर में वो निवास स्थान बना लेता है। और जो चूहे रहते हैं वो अपने बिल में बहुत गहराई में रहते हैं, तो गहराई में तापमान उतना अधिक नहीं होता है। तो अपना पूरा दिन, जब मौसम बिल्कुल गर्म होता है रेगिस्तान में दिन के समय, तो पूरा दिन अपना वह उस बिल में ही बिताते हैं, और जब रात में मौसम ठंडा होता है तब वो बाहर आते हैं। उसी प्रकार से यदि हम मरुस्थल के कुछ पौधों को ले लें तो पौधे भी आपको बहुत अजीब दिखाई देंगे। पत्ते बहुत कम दिखाई देंगे और उनके ऊपर बहुत सारे कांटे होंगे, ज़्यादातर झाड़ी के रूप में ही वहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे कि जो कैक्टस होता है, कैक्टस को आप देख लीजिए कि किस प्रकार से उसके पत्तों पे कितना अधिक कांटा रहता है।
और उसकी जड़ें जो होती हैं वो बहुत गहरी होती हैं कि ताकि वो नीचे से नमी सोख कर अपने आप को जीवित रह सके और भोजन का निर्माण कर सके। और उनके अंदर जो कांटे निकले रहते हैं वो मुख्य रूप से वाष्पीकरण से बचाने के लिए होते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा है कि पौधों में पत्तियों के माध्यम से वाष्पीकरण होता है। जैसे कि हमने एक प्रयोग भी किया था कि यदि हम कोई पॉलीथीन बांध देते हैं उस पर, हम उसके पत्तियों पे, तो कुछ समय बाद आप देखते थे कि उस पर जल की कुछ बूंदें चिपक जा रही हैं। तो ये जो जल की बूंदें हैं वो वाष्पीकरण के कारण ही होता है। तो जो नागफनी होता है या फिर जो कैक्टस होता है वो उनके अंदर से भी होता है, उनके अंदर से भी जल का ह्रास होता है वाष्पीकरण के माध्यम से, लेकिन वो पानियों की संख्या जो होती है, पानी की संख्या बहुत कम होता है, यानी कि वाष्पीकरण बहुत अल्प मात्रा में होता है। उस पर जो कांटे निकल आए रहते हैं वही कांटे उनका बचाव करते हैं, यानी कि जल के ह्रास का बचाव करते हैं, और इसीलिए वह रेगिस्तान में जीवित रह पाते हैं। उसी प्रकार से आप नदियों या फिर समुद्र या फिर जलाशय की बात कर सकते हैं, या फिर आप पर्वतीय क्षेत्र की बात कर सकते हैं जो कि स्थलीय आवास में आता है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो अलग प्रकार के जीवन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी जो पोलर बियर होते हैं या फिर जो याक होते हैं, उनके शरीर पे देखिए कितने बड़े बड़े बाल होते हैं, कितने मोटे मोटे फर उनके शरीर पे लगे रहते हैं जो उन्हें ठंडी से बचाने का कार्य करते हैं। वैसे ही हम जलाशय की बात करें, दलदल या फिर समुद्र की बात करें, तो समुद्रों या फिर पानियों में रहने वाले जीव की यदि बात करूं तो सबसे पहले आपके दिमाग में मछलियां ही आती हैं। मछलियों का शरीर देखिए वो किस प्रकार से धारा रेखीय होते हैं, मतलब उनका बनावट बिल्कुल अलग होता है। वो इस प्रकार से बनावट उनका रहता है ताकि वह पानी में बहुत तेज़ी से गमन कर सकती हैं, यानी कि आगे बढ़ सकते हैं। कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जिनका शरीर धारा रेखीय नहीं होता है, जैसे कि ऑक्टोपस मान लीजिए, समुद्र में ऑक्टोपस रहता है। तो ऑक्टोपस को आप देखेंगे कि वह समुद्र के ऊपरी भाग पे नहीं रहते हैं। ऑक्टोपस अधिकतर जो होते हैं वो बिल्कुल निचले सतह पे होते हैं। तो निचले सतह पे जाकर रहने का सबसे बड़ा कारण ये था कि उसे अपने आप को अनुकूलित बनाना था उस परिवेश के हिसाब से, यानी कि समुद्र में रहने लायक अपने शरीर को बनाना था उसे। तो यदि वो ऊपर रहता तो ऊपर बहुत तेज़ी के साथ उसको विचरण करना पड़ता, क्योंकि ऊपर जो जीव रहते हैं वो बहुत तेज़ी के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि उनका शरीर धारा रेखीय होता है, वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ऑक्टोपस का शरीर ऐसा नहीं होता है। तो ऑक्टोपस प्रायः है आप देखेंगे समुद्र में सबसे निचले स्तर पर रहते हैं। निचले स्तर पर वो जो नीचे थोड़ी सी मिट्टी उट्टी रहती है उसी में वो छिपे रहते हैं चुपचाप, और उनके आसपास जब कोई शिकार आता है तो उस पर वो हमला कर देते हैं, हमला करके उसे खा जाते हैं। इस प्रकार से वह जीवन यापन करते हैं। जलाशयों में आप पौधों को भी देखेंगे, बहुत सारे पौधे भी होते हैं। पौधे भी वो सामान्य पौधे नहीं होते हैं, जैसा कि आप उन्हें जब आप उनका निरीक्षण करेंगे तो आप पाएंगे कि जिस प्रकार से स्थलों पे पौधे मौजूद हैं, जो विशेषताएं आपको स्थलीय पौधों में मिलेंगी उनसे कुछ अलग हट के आप लोग को जलीय पौधों के बारे में मिलेंगी। जैसे कि कमल का ही फूल देख लीजिए, कमल जो पानी में खिलता है या फिर कीचड़ में खिलता है, उसका बनावट देख लीजिए। उसका जो जड़ होता है वह पानी के अंदर होता है, और उसके बाद उसकी जो पत्तियां होती हैं, उसके जो फूल होते हैं वह पानी के ऊपर किस प्रकार से खिलते हैं। तो ये सब एक प्रकार का अनुकूलन ही है, यानी कि जीवन यदि कहीं मौजूद है तो उस जीवन के कोई ना कोई ऐसे ज़रूर विशेषताएं होंगी कि वह वहाँ पे जीवित रह सकें, तभी वह वहाँ पे मौजूद हैं, तभी वह वहाँ पे उनका अस्तित्व बचा हुआ है। सामान्य रूप से आप मान लीजिए कि कोई बर्फीला जगह है और आप बहुत सारे जानवरों को जो सामान्य घास के मैदानों या फिर जंगलों में रहते हैं उन्हें पकड़िए और उन्हें ले जाकर किसी बर्फीले क्षेत्र में रख दीजिए, उन्हें वहाँ पे छोड़ दीजिए ले आके गाड़ी से, तो आप देखेंगे कि कुछ जानवर वहाँ पे भी बचने का प्रयास करेंगे, यानी कि वह अनुकूलन को अपना रहे हैं, यानी कि वह कहीं ना कहीं अनुकूलित होना चाहते हैं ताकि उस पर्यावरण में भी, उस स्थान पे भी वह खुद को बचाए रख सकें, खुद के अस्तित्व को बचाए रख सकें। लेकिन कुछ जानवर ऐसे होंगे जो बहुत कमज़ोर होंगे, आप देखेंगे कि वो मारे जाएंगे, वो वहाँ पे नहीं बच सकते हैं क्योंकि उनका शरीर वहाँ के लिए नहीं बना हुआ है। लेकिन जो जानवर वहाँ बच गए हैं वो किसी न किसी प्रकार का जुगाड़ वहाँ पे लगा लेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा कि मरुस्थल में जो चूहे और सांप होते हैं वो किस प्रकार से दिन में बहुत गहराई में छुप के रहते हैं, उसी प्रकार का जुगाड़ वह कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से वह पर्वतीय क्षेत्र पे भी इस प्रकार का कहीं ना कोई जुगाड़ बनाएंगे जिससे कि वह उस क्षेत्र में रहने के लिए अनुकूलित हो सकें। तो यही बताना था। और
आज दो और मुख्य बिंदु पे हम बात करेंगे, जो कि है जैव घटक और अजैव घटक। जब हम बात करते हैं आवास की, आवास जैसा कि मैंने बताया कि पर्यावरणीय आवास, यानी कि ऐसा आवास जहाँ पे कोई जीवन मौजूद है, तो उस आवास में किस प्रकार के घटक पाए जाते हैं। किसी एक विशेष स्थान को, आप सामान्य रूप से किसी एक विशेष स्थान को ले लीजिए कि जहाँ पे कुछ जीवन मौजूद हैं। आप ले सकते हैं, आप रेगिस्तान को ही ले सकते हैं, यानी कि मरुस्थल को आप ले सकते हैं। मरुस्थल को जब आप लेंगे तो वहाँ पे मरुस्थल पे दो प्रकार के घटक आप लोग को मिलेंगे, जो एक प्रकार का जो एक पर्यावरण का निर्माण करेंगे, जो कि एक प्रकार का आवास होगा, यानी कि जो कि जैव घटक होगा और अजैव घटक होगा। जैव घटक में वो सभी जीव जंतु आते हैं जिनके अंदर जीवन मौजूद होते हैं, यानी कि किसी विशेष स्थान पर जितने जीवन मौजूद हैं वही जैव घटक के अंतर्गत आते हैं। और जितने निर्जीव वस्तुएं हैं जो जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, यानी कि जो वहाँ पे जीवन मौजूद है, जो भी जानवर वहाँ मौजूद हैं, उन जानवरों के लिए जो भी ऐसे घटक, ऐसे निर्जीव वस्तु जो वहाँ पे मौजूद है, जो उनके जीवन के लिए आवश्यक है, वो सभी जो कहलाते हैं वो अजैव घटक कहलाते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हम मरुस्थल की ही बात कर लेते हैं, तो मरुस्थलों में भी आप देखेंगे कि मरुस्थल में जो कैमल हो गए और साथ में जो वहाँ पे चूहे हो गए, सांप हो गए, बहुत सारे कीड़े मकोड़े ऐसे हो गए, और वहाँ पे जो कैक्टस होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो सभी जैव घटक के अंतर्गत आएंगे, यानी कि जिसके अंदर जीवन मौजूद है। वहीं हम बात करें अजैव घटक की, तो अजैव घटक में वहाँ पे रहने वाले या फिर वहाँ पे स्थापित वह सभी निर्जीव वस्तुएं जो होंगी वह अजैव घटक में होंगी। अजैव घटक का मतलब जैसे हो गया वहाँ पे जो रेत के कड़े हैं, और वहाँ पे जो हवाएं चल रही हैं, या फिर वहाँ पे जो थोड़ा बहुत पानी की मौजूदगी है, सूर्य की जो रोशनी है, ये सभी अजैव घटक में आते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि जैव घटक और अजैव घटक। और चलिए अब हम बात करते हैं हमारे आसपास के जीवों और सजीव के विशेषताएं, यानी कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई वस्तु जो है हमारे सामने, जो कोई वस्तु पड़ी हुई है, वो सजीव है या फिर निर्जीव है। वह किस प्रकार से हम उसे जानेंगे कि जीवन किसी चीज़ के अंदर है या नहीं है। तो यहाँ पे कुछ विशेषताएं बताई गई हैं जो केवल सजीवों के अंदर पाई जाती हैं। हो सकता है कि उसमें से कुछ विशेषताएं मुख्य रूप से निर्जीवों के अंदर भी मौजूद हों, लेकिन सामान्य रूप से देखा जाए तो ये सभी की सभी जो विशेषताएं हमने बताई हैं यहाँ पे, ये सभी जीवों में मौजूद होती हैं किसी न किसी प्रकार में। हो सकता है कि हम उन्हें देख ना पाएँ, लेकिन यदि हम बहुत सूक्ष्म तरीके से उनका अध्ययन करें और सूक्ष्म तरीके से उनके विषयों को जानने का प्रयास करें, यानी कि उनके बनावट को या फिर उनके प्रक्रियाओं को देखने का प्रयास करें, तो यह सभी की सभी विशेषताएं एक सजीव के अंदर मौजूद होंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं भोजन की। तो जितनी भी सजीव वस्तुएं होती हैं वह भोजन करते हैं। आप जानते ही हैं कि जितने भी जीवन यहाँ पे मौजूद है उनके लिए भोजन आवश्यक है, क्योंकि उनके शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए वो कहीं ना कहीं भोजन को ग्रहण करेंगे ही। कुछ जीव ऐसे होते हैं या फिर कुछ जीवन ऐसे होते हैं जो खुद अपना भोजन बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे होते हैं। आपको नहीं दिखाई देगा कि वो कभी थाली लेके खाना खाएंगे या फिर किसी फल को खाते हुए वो नहीं दिखाई देंगे, ना ही वो किसी जानवर को खाते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश की उस उपस्थिति में, और भोजन बनाकर खुद उसका भोजन को ग्रहण करते हैं। वैसे हर जीव, जितने भी जीवन है, जितना भी जीव मौजूद हैं, सभी के सभी भोजन करते हैं। वृद्धि की बात करें तो जितने भी सजीव हैं उनमें वृद्धि की भी खूबी पाई जाती है, वो भी एक प्रकार की विशेषता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यदि जब आप छोटे होंगे तो अब तो नहीं, जैसे कि जब हम 18 साल या फिर 20 साल से ऊपर हो जाते हैं तो बहुत अधिक परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन 18 साल तक हमारे शरीर में बहुत वृद्धि होती है, बहुत सारी वृद्धि होती है। और वो जो वृद्धि होती है वो ये इसी चीज़ का सूचक है कि आपके अंदर जीवन मौजूद है, इसीलिए आप वृद्धि कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि 18-19 साल के बाद या फिर 20 साल के बाद वृद्धि रुक जाती है। वृद्धि किसी न किसी रूप में होती ही रहती है, सदैव वृद्धि हमेशा में किसी न किसी रूप में होती रहेगी यदि जीवन मौजूद है तो। आप देखिए, आपके घर कुर्सी होगी या फिर मेज होगा या फिर कोई भी ऐसा चीज़ होगा जो
निर्जीव है। मान लीजिए कि आप प्लांट लाते हैं जो कि आर्टिफिशियल प्लांट है, जो आजकल घरों में सजाने के काम आता है, तो आप उनके अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं देखेंगे, कोई वृद्धि नहीं देखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप 1 महीने बाद 1 फीट का लाए हैं तो वह 2 फीट का हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई भी निर्जीव चीज़ें वृद्धि नहीं करती हैं, लेकिन सजीव चीज़ है तो सजीव हमेशा वृद्धि करती रहती है। अब हम लोग बालक होते हैं और जब बड़े होते हैं, वयस्क होते हैं, तो हम लोग की वृद्धि बहुत अधिक दिखाई देती है। लेकिन 20 साल के बाद, 21 साल के बाद जैसे लगता है कि वृद्धि रुक गई है, तो हम लोग की बस लंबाई बढ़ना बंद हो जाता है। यानी कि शरीर का जो बनावट होता है, शरीर की हड्डियों की जो बनावट है वो लगभग पूरी हो जाती हैं, लेकिन वृद्धि फिर भी नहीं रुकती है। वो सब कुछ हमारे डाइट के ऊपर निर्भर करता है कि यदि हम भोजन ज़्यादा करने लगे, ज़्यादा फैटी खाना खाने लगे, तो आप देखेंगे कि आपके जो शर्ट हैं और सारी चीज़ें हैं वो टाइट होने लगेंगी। और यदि आप कम खाना शुरू करेंगे, डाइटिंग शुरू कर देंगे, तो फिर आपका शरीर सिकुड़ जाएगा। तो यह एक प्रकार की वृद्धि ही होती है, और इस प्रकार की वृद्धि हर जानवरों या फिर हर पादप में देखने को आप लोग को मिलेगा। श्वसन एक महत्वपूर्ण सजीवीय विशेषता है। यानी कि जितने भी जीवन मौजूद हैं, यानी कि जो भी सजीव वस्तुएं हैं, वो सभी के सभी सांस लेती हैं। बहुत सारी चीज़ें भी हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि अब जो बीज होते हैं, जो गेहूं के या फिर जो चने के या फिर जो धान के बीज होते हैं, तो आप कहेंगे कि उनके अंदर तो ये सब देखने को नहीं मिलता है, ना ही वो भोजन ग्रहण करती हैं, ना वृद्धि करती हैं। लेकिन देखिए, वो भी श्वसन करते हैं कहीं ना कहीं। असल में वो निष्क्रिय पड़े हुए हैं, इसलिए वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। यदि उन्हें एक विशेष माहौल दिया जाए, यानी कि यदि उनका संपर्क अजैव घटक से कराया जाए। देखिए, जीवन के लिए अजैव घटक भी बहुत महत्वपूर्ण है। अजैव घटक यानी कि सूर्य की रोशनी हो गया या फिर मिट्टी हो गया। यदि आप मान लीजिए कि कोई बीज है, यदि आप बीज को सही तापमान नहीं दे रहे हैं और उसे पानी नहीं दे रहे हैं और ना ही उसे भूमि के संपर्क में आने दे रहे हैं, ना ही उन्हें धूप मिलने दे रहे हैं, जो कि सबके सब अजैव घटक के ही उदाहरण हैं, तो उसके अंदर जीवन होते हुए भी वह कुछ नहीं कर पाएगा। यानी कि विकास करने के लिए या फिर जीवन स्थापित करने के लिए अजैव घटकों का भी बहुत अधिक महत्व होता है। तो उसी प्रकार से यदि आप किसी बीज के बोरे में या फिर जहाँ पे बीज रखा हुआ है, जहाँ पे बीज भंडारण हुआ है, उसमें यदि आप हाथ डालेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ गर्म की अनुभूति होगी। वह जो गर्मी जो है वह मुख्य रूप से उनके श्वसन के कारण ही है। यानी कि उनके भ्रूण अभी निष्क्रिय पड़े हुए हैं, लेकिन विभिन्न प्रकार के जब अजैविक घटक उन्हें प्राप्त होंगे तो वह फिर से जीवन में बदल जाएंगे। यानी कि आपको दिखाई देगा कि वह किस प्रकार से वृद्धि कर रहे हैं, किस प्रकार से क्या कर रहे हैं, तो सब कुछ आप लोग को दिखाई देगा। फिर जो चौथा है वह है उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। यानी कि जो जीवन होता है, यानी कि जो सजीव होते हैं वह काफ़ी सक्रिय होते हैं और काफ़ी मतलब कहा जा सकता है कि वो रिएक्शन करते हैं अपने आसपास मौजूद चीज़ों को देखकर, उनके अंदर बदलाव आते हैं। जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं किसी पगडंडी को पकड़कर और कोई सांप निकल के यदि उस पगडंडी को क्रॉस करता है तो आप अचानक रुक जाएंगे और वहाँ से आप पीछे हट जाएंगे। तो यही उद्दीपन होता है, यानी कि आप अनुक्रिया कर रहे हैं किसी चीज़ को देखकर। और यह डर के माहौल में भी हो सकता है। जब आप डरे होते हैं तो आप एक अलग प्रकार की अनुभूति करते हैं खुद के अंदर। यदि आपके सामने कोई बहुत अच्छा पकवान आ जाए जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप देखेंगे कि आपके मुंह में पानी आ जा रहा है। तो ये सब क्या है? ये सब यही है, ये सब उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया ही है जो कि सजीव दिखाते हैं। ये हर किसी के अंदर मौजूद होता है। जैसे कि आपका एक कुत्ता है, उसके अंदर भी इस प्रकार की प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी। वह यदि आपको देखेगा तो देखिए किस प्रकार से उछलने लगता है, आपसे लाड प्यार करना शुरू कर देता है, आपको चाटना शुरू कर देगा। आप उसके लिए जब खाना लेके जाएंगे तो बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाएगा कि अरे खाना आ गया मेरा। यानी कि वो रिएक्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस प्रकार का वो अनुक्रिया कर रहे हैं, वो किस प्रकार से जता रहे हैं कि उनके आसपास जो होने वाली घटनाएँ हैं उसके प्रति वह सचेत हैं। यदि उदाहरण के तौर पे यदि आपके पास एक कुत्ता है जो आप बहुत ज़्यादा उसे प्यार करते हैं और आपके पास अपनी एक बाइक भी है, यानी कि मोटरसाइकिल बाइक है जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, उसे भी रोज़ चुम्मा चाटी करते हैं और बहुत कहते हैं वो मेरी बाइक है, बहुत अच्छा है, ये मेरा सबसे फेवरेट बाइक है, ये है वो है। आप उसके पास जाके कितना भी उसका मतलब चुम्मा चाटी करिए या कुछ भी करिए, उसके साथ कितना भी प्यार लाड करिए, उसका कोई रिएक्शन नहीं होगा। वो नहीं आपको जेब निकाल कर और चाटने वाला या कुछ भी करने वाला। लेकिन आपका जो कुत्ता होगा वो तुरंत रिएक्शन करेगा, वो भी आपसे प्यार करना चाहेगा। यानी कि वह बताएगा कि हम उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं जो आप मेरे सामने ला रहे हैं। लेकिन बाइक तो बाइक है, यदि आप
उस पर चाबी ऐंठ कर कोई कार्य ना करें तो उसके अंदर कोई भी गतिविधि आपको देखने को नहीं मिलेगी। चाहे कितना भी प्यार करें, आप कितना भी जता लें कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन आपका मोटरसाइकिल कोई रिएक्शन नहीं देगा। चाहे आप उसके सामने अपनी जान दे दें, कह कि मैं जान देने जा रहा हूँ लेकिन उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह उसके अंदर जीवन मौजूद नहीं है। लेकिन कुत्ता जिसके अंदर एक जीवन मौजूद है, वह तुरंत प्रतिक्रिया देगा आपके चीज़ों के लिए। उत्सर्जन भी एक मुख्य उदाहरण है, विशेषता है सजीवों के लिए। जैसे कि मैंने कहा कि भोजन करते हैं, तो जब हम भोजन लेते हैं तो भोजन करने के बाद भोजन के सभी चीज़ों को हम पचा पाने में अक्षम होते हैं। यानी कि भोजन में जो मुख्य रूप से जो रेशीय भोजन होते हैं या फिर जो भी भोजन होते हैं, उनके जो अपचे पदार्थ होते हैं उन्हें हमें शरीर से बाहर भी निकालना होता है। और यह गुण जो होता है वह सजीव के एक लक्षण में आता है, क्योंकि यदि हम भोजन करते हैं, अब चूँकि सभी जीव भोजन करते हैं तो सभी जीव उत्सर्जन भी करते हैं किसी न किसी रूप में, तो ये भी एक सजीव का विशेष गुण हो जाता है। प्रजनन भी एक विशेष गुण है। प्रजनन का मतलब है कि अपने जैसा ही संतान उत्पत्ति करना। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे जीव हैं, मतलब बहुत सारे जीव, क्या सभी जीव जितने भी धरती पे जीव मौजूद हैं वो अपने जैसे संतान उत्पत्ति करते हैं, वही जो है वह प्रजनन है। ऐसा क्या कहते हैं कि ऐसा निर्जीव वस्तुओं के साथ नहीं होगा। आपके पास कुर्सी है, आपके पास 2 कुर्सियां हैं, आप कुर्सियों को पास पास में रखिए, सुबह आएँ या फिर 6 महीने बाद आएँ या फिर साल भर आएँ, वहाँ पे 3 कुर्सी नहीं होगी, नहीं होने वाली है। यदि आपके पास डॉल है, यानी कि एक गुड्डा और गुड़िया है, जो कि आपको पता है कि ये एक निर्जीव वस्तु है, यदि आप उनकी शादी कर दीजिए साल भर के बाद, चाहे 5 साल के बाद आइए, तो वहाँ पे जैसे कि बच्चे होते हैं जो गुड्डा और गुड़ियों की शादी करते हैं, आप शादी करिए और उन्हें एक साथ रहने दीजिए। आप कुछ दिन बाद आके देखिए, आप देखेंगे कि उनके जैसे किसी और गुड्डे या फिर गुड़िया का निर्माण नहीं हुआ है। लेकिन यदि आप आदमी और औरतों का शादी कर दें, या लड़के या लड़कियों की शादी करें, या फिर कोई भी ऐसा सजीव जो 2 लिंग से संबंध रखता है, यानी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से संबंध रखता है, यदि उनका विवाह करा दिया जाए या फिर किसी प्रकार से उनके अंदर उनके साथ मतलब संबंध स्थापित हो, तो आप देखेंगे कि एक संतान की उत्पत्ति होगी, यानी कि वह प्रजनन करेंगे। लेकिन गुड्डों और गुड़ियों में इस प्रकार की चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वह निर्जीव है। चलिए बात करते हैं हम गति की। यानी कि जो सजीव होते हैं उनके अंदर गति भी मौजूद होती है, यानी कि वो हमेशा गति करते रहते हैं। जैसे कि हम चलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, तो आप कहेंगे कि इस प्रकार की गति तो निर्जीवों में भी देखने को मिलती है। बाइक भी चलती है, ट्रेनें भी चलती हैं, सभी चीज़ें चलती हैं, लेकिन ये जो गति होती है वो लगातार होने वाली गति है। यदि आप उसे ऊर्जा देना बंद कर देंगे तो वो बंद हो जाएंगे, फिर स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन शरीर में विभिन्न प्रकार की गतियाँ हमेशा होती रहती हैं, हमेशा होती रहती हैं। यदि आप कहेंगे कि पौधे जो होते हैं, पौधे तो गति नहीं करते हैं, तो असल में पौधे आपको ऊपरी तौर पे गति करते हुए नहीं दिखाई देंगे, लेकिन उनके अंदर गतियां हमेशा होती रहती हैं। यानी कि उनके जो भोजन बनते हैं, उन भोजन को इधर उधर लेके जाने का जो कार्य करती हैं, जो जैसा कि मैंने बताया था कि जो तने होते हैं वह पौधों के जल का परिवहन करते हैं और खनिज लवण का परिवहन करते हैं। तो ये सारी गतिविधियाँ उनके अंदर हमेशा होती रहती हैं, यानी कि हमेशा गतियाँ होती रहती हैं। शरीर के अंदर कोई भी जीवन है उसके अंदर गतियाँ हमेशा होती रहेंगी। तो ये सभी जो चीज़ें थीं वह सजीव की विशेषताएं थीं, यानी कि सजीव के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं हैं। और इसके अलावा जो और सभी जीव हैं, या फिर जीव नहीं मतलब और जो वस्तुएं हैं, वो सभी निर्जीवों के श्रेणी में आती हैं। तो दोस्तों यही अध्याय था, यानी कि कक्षा 6वां का जो साइंस का जो अध्याय 9 था वो यही था कि सजीव विशेषताएं और उनके आवास। तो ये आज समाप्त होता है। 10वां अध्याय हम जल्द लेकर आने वाले हैं। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।